अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया। होपफुली वो आपको वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। और आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो म्यूलिकन, हुंड एंड हकल इन 1927 developed an alternate theory known as molecular orbital theory to overcome the shortcomings of VBT। म्यूलिकन, हंड और हकल ने 1927 में एक थ्योरी को जो है वो डेवलप किया जिसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रखा, ताकि शॉर्ट कमिंग्स को जो उसकी हमने लिमिटेशंस पड़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उनको पूरा किया जा सके, उनको सही किया जा सके या उनके जवाबों को तलाश किया जा सके। ठीक है। अजम्पशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर गिवन एज, अजम्पशंस है इसके कुछ, उसको डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पे बच्चों हमारे पास क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स of similar energies linearly combine together to produce molecular orbital। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, वो लीनियरली कंबाइन होंगे आपस में और उनके ज़रिए क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सेकेंड पॉइंट पे कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे बच्चों, तो टू गिव्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसके ज़रिए हमें दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वन ऑफ देम हैज़ लोअर एनर्जी, एक की एनर्जी बच्चों कम होगी, एंड वन ऑफ एन अदर हैज़ हाई एनर्जी, और दूसरे की एनर्जी बच्चों क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसे हम आगे नाम भी देंगे। देन एनी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, मतलब एक की एनर्जी लो होगी, एक की एनर्जी हाई होगी। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, एक लोअर एनर्जी वाला और एक हायर एनर्जी वाला। ठीक है। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, कम होगी, उसे हम कहेंगे BMO, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और एंड विद द एंड द अदर ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी बच्चों, उसे हम कहेंगे ABMO, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे या वो बॉन्डिंग करेंगे, तो उनके ज़रिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ज़रिए दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, एक की लोअर एनर्जी और एक की हायर एनर्जी होगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या कहा बच्चों, कह रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल के ज़रिए, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के, दोनों एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं उनके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस्ड होंगे, उनके इर्द गिर्द रहेंगे, उनके ज़ेरे असर रहेंगे। मतलब चाहे बॉन्डिंग हो जाए, चाहे बॉन्डिंग हो जाए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो फॉर्म हो जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंबाइनिंग एटम्स के, वो दोनों ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस रहेंगे, ज़ेरे असर रहेंगे। ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस में से, मतलब अपने एटम में से बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि वो अपने एटम में रहते हुए दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे या बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, इस बात को समझना है आपने। नंबर 5 है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉलोड बाय फंडामेंटल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप उसको फिल कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हमें फॉलो करना होगा बच्चों, किसका रूल हमें फॉलो करना होगा, अफ्बा प्रिंसिपल भी, हुंड्स रूल भी और पॉली रूल भी। ठीक है, जो हमने पढ़े थे अपने सेकंड चैप्टर के अंदर, हुंड्स रूल, अफ्बा प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारी बातें। ओके, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पढ़ते हैं। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज़ लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बच्चों लो होती है, किस चीज़ से लो होती है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे वो बनते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेवर बॉन्डिंग, वो चाहते हैं कि बॉन्ड बन जाए, बिकॉज कंबाइनिंग ऑर्बिटल इंटरेक्ट कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि जब भी कंबाइन होते हैं एटम्स तो उनके ज़रिए कंस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब दो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर देते हैं, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, किधर पे बच्चों, वो बहुत ज़्यादा होती है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो रिजाइड्स करते हैं जब भी हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी के बरक्स अगर बात की जाए एंटी बॉन्डिंग की,
तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है देन द टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? उन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है जिनसे वो मिलके बनते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस, ये बनते कब हैं? ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। डिस्ट्रक्टिव, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं डिस्ट्रक्ट होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, उनके टूटने की वजह से इसके अंदर क्या होती है? इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरीके से होता है इसमें। देखें नीचे क्या होता है? कंस्ट्रक्ट हुआ था, ऊपर देखें यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो रहा है। डिस्ट्रक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक ऑर्बिटल बिल्कुल अलग हो जा रहा है, दूसरा ऑर्बिटल बिल्कुल अलग हो जा रहा है। जब वो अलग हो रहे हैं बच्चों तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? दोनों के पास ही रह जा रहे हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती सेंटर में। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, बल्कि दोनों न्यूक्लियस अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अपने पास ले जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह बता रहे हैं हमें नीचे। लेकिन क्या वजह बता रहे हैं? कह रहे हैं वजह क्या है इसकी कि है डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, हैंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज जीरो। तो जाहिर सी बात है सेंटर जब अलग हुआ हुआ है, दोनों न्यूक्लियस अलग हुए हुए हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हैं। तो सेंटर में जो आपके पास टू न्यूक्लियाई हैं आपकी, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। सिंस वजह क्या है? वजह ये है कि द नोडल प्लेन बाइसेक्टिंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब ये जो एक्सिस है सेंटर वाला, जो दोनों को जोड़ता आपस में, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने? बाइसेक्ट कर दिया, इसको हमने तोड़ दिया है। ठीक है, दो हिस्सों में बखेर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, किसके ज़रिए? नोडल प्लेन के ज़रिए। ठीक है, सेंटर पॉइंट मतलब इसको हमने दोनों को अलग कर दिया, नोडल प्लेन बना दिया दोनों के। मैंने आपको शायद बताया था पी ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन होता है ना, इस तरीके से एक और लोब होता है, दूसरा इस तरह से लोब होता है, सेंटर को हम कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या करता है? दोनों लोब्स को अलग कर देता है। इसके दोनों लोब से अलग हो जाने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल है इसके अंदर। तो इस हिसाब से हमारे क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या कहते हैं? बॉन्डिंग को फेवर नहीं करते, और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो फेवर करते हैं किसको बच्चों? बॉन्डिंग को, क्योंकि वो जुड़ते हैं कंस्ट्रक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से होते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से होते हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से बनते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेस्ट टू प्रेडिक्ट द बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए आप बॉन्ड ऑर्डर को भी बता सकते हैं कि भाई सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं? अंडर प्रॉपर्टीज है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ही बताया जा सकता है कि भाई कोई मॉलिक्यूल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर या नहीं रखता, वो डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर के अंदर जिसमें हमने वीबीटी में पढ़ा था, तो हमें एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि ये कि हमें वीबीटी क्या नहीं बताती थी? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन गैस के बारे में भी हमें नहीं बताया करती थी वीबीटी। सही है, ओके आगे चलते हैं। जब फार्मूला, अच्छा फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने का बच्चों? तो वो फार्मूला होता है, थोड़ा इसको गौर से देखना है आपने, क्या फार्मूला है हमेशा याद भी रखना है इसको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है एमओटी के हिसाब से। तो ये फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू एन बी, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एन ए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला होगा। बस को सिंपल वर्ड्स में अगर आपने याद रखना है, जिस तरह मैं बच्चों को याद करा रहा होता हूँ उस तरह से आप याद करें उसको, तो बच्चों ये हो जाएगा तरह से कि BMO माइनस ABMO, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। इसके जरिए आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों? इसके जरिए आपको पता चल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के, सिंगल बॉन्ड बनना है, डबल बॉन्ड बनना है या ट्रिपल बॉन्ड बनना है। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या बुक में देख लिया होगा इसको, तो मैंने इसको इरेज कर दिया यहाँ से। किताब में भी इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हुआ है NB और NA के अंदर, तो मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया। नीचे वैसे बताया हुआ है किताब में भी कि NB बता रहा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, Na बता रहा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्राइब। बोलो अब कुछ होमोन्यूक्लियर, मतलब होमोन्यूक्लियर कहते हैं सेम एलिमेंट्स वालों को, ठीक है, उनके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें कुछ एग्जांपल्स देना चाहता है ये, तो देखते हैं क्या एग्जांपल्स देना चाहता है वो, क्या एग्जांपल्स हैं। आइए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो बच्चों मैं यहाँ से आपको नहीं इसमें बता रहा,
मतलब यहाँ से मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, इस जगह से मैं आपको इसी डायग्राम के अंदर सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो आसान हो जाएगा मामला। देखें क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की मिसाल दे रहा है ये हाइड्रोजन एलिमेंट की, कि भाई हाइड्रोजन गैस बना के दिखाओ कैसे बनती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर इस साइड पे, आपने भी इसी करना होगा, यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन रखना होगा, ठीक है, और उसकी कन्फिग्रेशन करनी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कैसा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 1s1। तो यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है। दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी हमारे पास कौन सा है भाई, हाइड्रोजन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1s1, ठीक है, उसका भी 1s1 और इसका भी 1s1। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स हमने रख दिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, याद रखिएगा। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे बच्चों, ज्वाइन होंगे आपस में। जब ये ज्वाइन होंगे तो लोअर एनर्जी में जाएंगे, नीचे की तरफ जा रहे हैं, जी हाँ जा रहे हैं। एक पहले जा रहा है, दूसरा बाद में आ रहा है, तो किस में आ गए, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन बचे, नहीं बचे। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते बेटा तो वो कहाँ जाते हैं, वो बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, क्योंकि बचे नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। सही है, यहाँ पर भी वही बात करिए। अगर यहाँ से आप पढ़ेंगे तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए कि हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन एटम रखता है एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम लीनियरली कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो लीनियरली आपस में जुड़ेंगे। लीनियरली का मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग वाला मामला होगा, लीनियरली मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। एक को कहेंगे बीएमओ, दूसरे को कहेंगे एबीएमओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल के मुताबिक, हुर्स रूल के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंस इट पजेसेस लो एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, सबसे पहले वो रखे जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, क्योंकि इसकी एनर्जी लो होती है। ये ऑफ प्रिंसिपल था, ठीक है। हेंस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिमेन्स वैकेंट। तो इसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होंगे बच्चों, वो क्या रह जाएंगे, वो वैकेंट रह जाएंगे, वो खाली रह जाएंगे, ठीक है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये आपको बताया जा सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम के अंदर। वो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर बना हुआ था, इसको समझा रहा था मैं आपको, वही बता रहा था बात, ठीक है। तो क्या हुआ, 1s ऑर्बिटल, ये 1s इलेक्ट्रॉन, ये भी 1s इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, दोनों यहाँ पर रख दिए गए, ऊपर का खाली बच गया क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। तो अब क्या कर लेंगे हम, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, ठीक है, जिसे बुक ने क्या नाम दिया है, कहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बना के दिया है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है इसके अंदर कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और दूसरा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा। तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, BMO माइनस ABMO, ठीक है, BMO माइनस ABMO मतलब मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग 2 हैं तो 2 लिख दिया। एंटी बॉन्डिंग में बच्चों कितने थे, 0 था सर, तो 0 था तो 0 लिख दिया हमने Na के आगे, Na की जगह पर, ठीक है। और फिर क्या किया, और फिर हमने 2 में से 0 को माइनस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। तो बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं, बचपन से क्या 9th क्लास से, कि हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। हेंस इट इज प्रूफ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बॉन्ड ऑर्डर को भी बता देती है। अच्छा, अभी दूसरी बात क्या है कि ये बताती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, अच्छा अब पता कैसे चलता है बच्चों कि पैरामैग्नेटिक कैसे होगा, डायमैग्नेटिक कैसे होगा, इस बात का सवाल भी आ गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ये ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। सर अब पैरामैग्नेटिक कैसे होता होगा, ये पैरामैग्नेटिक इस तरह से होता है, मैं दिखाता हूँ आपको बना के। पैरामैग्नेटिक होता है इस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन हो, सही है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता, या 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये डायमैग्नेटिक होता। अब कुछ भी नहीं है तब भी ये डायमैग्नेटिक ही है, कुछ ना भी होना डायमैग्नेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन का होना भी डायमैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रॉन का होना पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स आएंगी और फर्दर तो उसमें और क्लियर करेंगे इस बात को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही हो गया, काफ़ी है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा।
सही है। सो कह रहा है खुद भी, सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हाइड्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इस वजह से हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, डायमैग्नेटिक होता है नेचर में। अब दे रहा O2 मॉलिक्यूल की मिसाल, O2 मॉलिक्यूल की मिसाल ऑक्सीजन गैस की मिसाल देता है। सबसे पहले कन्फिग्रेशन करते हैं, हमें कन्फिग्रेशन करनी आती होगी तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कन्फिग्रेशन आराम से कर जाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम भी बना जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 1s2 2s2 2p4 बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इसको ब्रेक करना होगा। किसके अंदर बच्चों, 2px 2py और 2pz के अंदर। तो वो किस तरह से होगा, 2px में 2 आ जाएंगे और 2py में एक आएगा और 2pz में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन p के अंदर भर जाएंगे। सो दस देयर आर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अच्छा, यहाँ सवाल होगा बच्चों का कुछ का, इसमें ये 5 और एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ से आ गए, यहाँ तो सिर्फ 3 लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये बताने का मकसद इसका ये है कि p जो है वो px के अंदर, py के अंदर और pz के अंदर टूटेगा। ठीक है, इस तरह से होगा ये, इसलिए इसने जो है वो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल देने के बाद भी। अच्छा, कह रहा है कि इन ईच मतलब कह रहा है दीज 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज शोन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कह रहा है ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है, ये सॉरी ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जब जुड़ेंगे तो जो जाहिर सी बात है, एक ऑक्सीजन गैस के 5 एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी गैस के भी, दूसरे ऑक्सीजन के भी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जाहिर सी बात है जब 5 और 5 आपस में जुड़ेंगे, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 5 एटॉमिक ऑर्बिटल से आपस में जुड़ेंगे तो कितने ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, 10 ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, वो हमने देख ली। ठीक है, अब उसके साथ हमें क्या करना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं फिर नीचे डायग्राम पे जाएंगे, या पहले डायग्राम पे चलते हैं तो उसको थोड़ा सा ना आसान कर देंगे मामले को, नीचे समझ के आ जाएंगे। चलो नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चाहिए ये जो स्टेप इसने दिया है बुक में, या आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, मतलब ये एस वाला स्टेप आप नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट पी से भी करना चाहेंगे, मतलब डायग्राम को पी से ही बनाना चाहेंगे तब भी मामला आपका चल सकता है। ओके है, लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो क्या करें, आप एस की फॉर्मेशन करें, क्योंकि एस में तो वैसे ही जीरो आना होता है। जब आप कैसे जीरो आना तो बताता हूँ मैं आपको। देखें ऑक्सीजन में क्या था, अच्छा देखिए इसने 1s को तो छेड़ा ही नहीं है, सही है, इसने 1s को नहीं छेड़ा, इसने 2s को छेड़ा है, मतलब पूरे के पूरे लास्ट शेल के अंदर ये गेम खेल रहा है। सही है, ऑक्सीजन का क्या था, एक ऑक्सीजन का भी 2s2, दूसरे ऑक्सीजन का भी 2s2, तो यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। सही है, अब जाहिर सी बात है एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इसने रख लिए यहाँ पर, बाकी 2 बचे उसने 2 ऊपर भेज दिए, टोटल 4 थे। सही है, 2 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए। सही है, ये याद रखिएगा, नीचे वाला डायग्राम हमने पूरा कर लिया। ऊपर चलते हैं एनर्जी के हिसाब से, ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, लोअर एनर्जी को फिल कर दें पहले, फिर हायर एनर्जी की तरफ मुंतकिल होते हैं। चलिए मुंतकिल होते हैं हायर एनर्जी की तरफ। तो हायर एनर्जी को थोड़ा गौर से देखना है बच्चों आपने, किस तरह से देखें। ये आ गया हमारे पास, मैंने इसको क्लियर कर दिया बिल्कुल। इस पर देखें, अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमने देखा 2p4 था, 2p4 एक ऑक्सीजन का, 2p4 दूसरे ऑक्सीजन का। देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये सब भर दिए, इसमें भर दिए जी, सब भर दिए। अब क्या करना होगा, इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने नीचे लेके आना होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अरेंज करना होगा 1 बाय 1। तो हमने क्या कर दिया, इसको भी अरेंज कर दिया इसके अंदर। ये कितने हैं टोटल, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, 8 थे। यहाँ पर कितने आ गए, 6 आ गए, बाकी कितने बचे, 2 बचे। तो बेटा 2 किस में जाएंगे, पहले एक पी वाई में जाएगा और दूसरा पी जेड में जाएगा। ठीक है, पी एक्स में नहीं जाएगा क्योंकि पी एक्स जो है एनर्जी के हिसाब से ज़्यादा है, हायर एनर्जी पे है। देख सकते हैं आप, वो हायर है, ऊपर की तरफ है, तो उसकी एनर्जी हायर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाने वाला। इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, लोअर एनर्जी में आएगा, पी वाई और पी जेड में रखा जाएगा। तो हमने रख दिया उसको। इच्छा इसमें ना इतने लाजमी नहीं होता कि इसको मैंने नोट किया जाए 2p है, वाई है या 2p जेड है, बस आप अपने आसान से ईजी करके समझना होता है इसको। तो हमने इलेक्ट्रॉन को भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिया। अच्छा सवाल ये है कि बच्चों ये कह सकते हैं आप सर दोनों को साथ क्यों नहीं रख दिया एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये क्लियर तो बात मैं आपको बता दूं, हुड्स रूल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब भी आप फिल करें तो कोशिश करें कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपको ऑब्टेन हो सके, मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाएं। ठीक है,
पॉसिबिलिटी आप इतनी रखें कि आपको ज़्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिले। तो अगर मैं इसको भर देता, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रख देता, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं मिलते, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना मिलने की वजह से हुंड्स रूल जो है वो फॉलो नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखे हैं ताकि हुंड रूल को फॉलो किया जा सके। ठीक है, ओके। तो आप चेक करें, अब हम क्या करते हैं, अब हम गिनते हैं कि टोटल हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने रहे। ठीक है, फिर एंटी बॉन्डिंग गिनेंगे। हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहे बच्चों 2 यहाँ पर, सही है, और 6 यहाँ पर। 2 और 6 कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। सही है, एंटी बॉन्डिंग गिनते हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने रहे हमारे पास। एंटी बॉन्डिंग 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो गए टोटल, हो गए 4। तो -8 -4 फार्मूला था बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इससे कर दूं इसको, 8 में से 4 निकलेंगे तो बचेगा 4, 4 को डिवाइड करूंगा 2 से तो बचेगा 2। तो ये आ गया 2 जवाब बच्चों। तो ऑक्सीजन का अपने बारे में देखा था आपने अपनी पिछली क्लासों में। ऑक्सीजन के बारे में एक चीज़ देखते थे कि ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता था तो ऑक्सीजन का बॉन्ड सर इस तरह से लिखते थे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फिर भी ऑक्सीजन। तो ये हो गया यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का मामला भी हल। ओके, तो ये हमारा हो गया डायग्राम यहाँ पर। ठीक है, इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं जिस तरह बुक ने हमें समझाया। बुक ने क्या कहा है, बुक ने बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑटो मॉलिक्यूल इज डिटरमाइन एज, वो किस तरह डिटरमाइन किया जाएगा, वो डिटरमाइन किया जाएगा जिस तरह हमने किया है कि बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे 10 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग आते थे 6। 10 में से 6 गए, 2 बचे। अच्छा, हमने कितना लिखा था 8, ठीक है, 8 में से 4 निकाले थे, तो उसमें भी कोई मामला नहीं है। हमने क्या किया था, हमने 1s को नहीं लिया था, हमने डायरेक्ट 2s से काम किया था। अगर 1s से आप रखना शुरू करेंगे ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो 10 ही आएगा जवाब। ठीक है, मैंने 2s से रखा था और 2s के रखने की वजह से हमारे पास 8 आए थे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में आए थे 4, और फिर हमने 2 से डिवाइड कर दिया था। अगर आप 1s भी रखते हैं तो जाहिर सी बात है 2 बढ़ जाएंगे यहाँ पर भी और 2 बढ़ जाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 8 6 हो जाएगा, तो जवाब तो वही 2 ही आना है। तो ये मामला होता है इसमें। ठीक है, अच्छा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने देखे क्या थे, अनपेयर्ड थे। ठीक है, अनपेयर्ड के लिए या फिर आपके लिए हाफ फील्ड थे। ठीक है, किस तरह थे वो देखते हैं यहाँ पर, ये चेक करें, यहाँ से देखें, ये इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये देखें, यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है बच्चों, ये हाफ फील्ड है। ठीक है, ये अनपेयर्ड है। इसके अनपेयर्ड होने की वजह से, इसके हाफ फील्ड होने की वजह से एटॉम जो आपकी ऑक्सीजन गैस होगी वो क्या होगी, वो पैरामैग्नेटिक होगी। पैरामैग्नेटिक होगी मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, एक तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकला डबल बॉन्ड निकला, और इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर निकला वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक हो गया, ये आपके पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, अब यहाँ पर है राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। आपने क्या करना है, अपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना है, और ये भी बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो ये आप अपने पेपर्स पे सॉल्व करें बिल्कुल इस तरह मैंने किया ऊपर ऑक्सीजन को। ठीक है, बस इतना मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। आपने क्या करना होगा, आपने इस चीज़ को नहीं देखना होगा, एस वाले को छोड़ दें, 1s और 2s वाले को छोड़ दें। डायरेक्ट आपने क्या करना होगा, आपने डायरेक्ट जो है वो पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करना होगा, मतलब पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल की जो है वो मिक्सिंग करनी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और फिर आपको जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसे एंटी बॉन्डिंग में डाल देंगे, और फिर उसके ज़रिए आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल जाएगा और उसका बिहेवियर पता चल जाएगा कि ये मैग्नेटिक है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ उसमें थोड़ा सा, अगर मैं बना सकूँ तो। यहाँ पर हाँ बना लूँगा, बनाता हूँ, देखें कैसे। आपने क्या करना होगा, यहाँ पर जाओ भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रखना है एक, सही है, उसके लिए 3 ऑर्बिटल बनाने, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, यहाँ भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे रखने होंगे। फिर दूसरा नाइट्रोजन के लिए बनाना होगा यहाँ पर, सही है, उसके लिए भी 3 इस तरह से बनाने होंगे। एक नाइट्रोजन, एक 2 इलेक्ट्रॉन, फिर और इलेक्ट्रॉन, फिर और इलेक्ट्रॉन, सही है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में वहाँ भरते जाएंगे, मैं यहाँ नहीं भर रहा। उसके बाद यहाँ पर आपने बनाने होंगे 3 ही बॉक्स इस तरह से, सही है, इससे आप नाम देंगे BMO का। फिर इसमें तरतीब से इलेक्ट्रॉन को नीचे उतारेंगे, एंटी बॉन्डिंग
एटॉमिक ऑर्बिटल से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे उतारेंगे बीएमओ में, ठीक है। जब बीएमओ में आप इलेक्ट्रॉन्स को उतार देंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही, तो उन्हें कहाँ लिखेंगे आप, एक और डब्बा बनाएंगे इस तरह का, जिस तरह मैंने बनाया नीचे, सही है, एक और डब्बा इस तरह का बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इसके अंदर आपने फिल कर देने होंगे। फिर इसके ज़रिए क्या होगा, आप वही कर लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे बॉन्ड ऑर्डर का, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर जो है वो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। और फिर आप ये चेक कर लेना कि ऊपर कितने एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं, उसके ज़रिए आपका मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन गैस का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ये थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब कुछ फ़र्क है वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, तो उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स दैट ओनली सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल्स आपका फॉर्मेशन करते हैं एक बॉन्ड की। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कर रही थी बच्चों, हमने देखा कि वो एस ऑर्बिटल की भी बॉन्डिंग दिखा रही थी और वो पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग भी दिखा रही थी, मतलब सारे ही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर बॉन्डिंग में। दूसरा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोथ द कंसर्न एटॉमिक ऑर्बिटल पजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें क्या होता था, मतलब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल भले आपस में मिल चुके हैं, भले आपस में ओवरलैप हो गए, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रखते थे अपने पास, ठीक है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी मतलब एस है तो वैसे ही रहता था बॉन्डिंग के बाद भी। उसमें ये नहीं होता था कि एटॉमिक ऑर्बिटल है अब वो मिल गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, बल्कि क्या होता था वो अपनी आइडेंटिटी को रखता था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि जब भी ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, जब भी ओवरलैपिंग होती है, तो वो क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं। पहले वो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, बाद में फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं वो, ठीक है। अच्छा, वीबीटी डजंट इंट्रोड्यूस एनी एडिक्वेट आइडिया अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। वीबीटी ने हमें बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से भी नहीं बताया था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें ये बता दिया एक फार्मूले के ज़रिए कि बॉन्ड कौन सा बनता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। अच्छा, आखिरी चीज़ ये कि द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नहीं बताया था ऑक्सीजन गैस के, और हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, या दूसरे मॉलिक्यूल्स भी पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायमैग्नेटिक होते हैं तो वो क्यों होते हैं। तो यहाँ पर हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हुई, होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।